नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। ईरान, अमेरिका, इज़राइल घमासान युद्ध में है। ईरान अब धुआं-धुआं है, धमकियाँ फिर भी जारी हैं। अमेरिकन बेस उड़ाए जा रहे हैं और खुमैनी और उनके करीब 48 नेता मारे जा चुके हैं। ये सब आप जान चुके हैं। ये खबरें पुरानी हो चुकी हैं। वैसे हमला तो देखिए भारत ने भी किया था पाकिस्तान पर, ऑपरेशन सिंदूर, जिस पर अब दुनिया भर की डिफेंस स्कूल जो हैं रिसर्च कर रहे हैं। ईरान, अमेरिका, इज़राइल युद्ध अभी भी जारी है। एक दूसरे को सबक सिखाने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन आप ये ज़रूर समझना चाहते होंगे कि आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से आदरणीय भाऊ। भाऊ, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। भाऊ, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये आग की लपटें अब मिडल ईस्ट की ओर बढ़ रही हैं। तो कैसे देखते हैं आप? पूरा मिडल ईस्ट उसमें फंसा हुआ है और इस जंग के बारे में बड़ी चर्चा हो रही, खबरें आ रही है। लेकिन जिस ढंग का युद्ध छेड़ा गया है उसको हम बारीकी से समझने की कोशिश करें तो मैं मानता हूं कि ये एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की कॉपी की जा रही है। आज तक के बहुत सारे जंग हुए। हमने अफगानिस्तान का युद्ध देखा था, अमेरिका ने वॉर अगेंस्ट टेरर चलाया था, फिर इराक में हुआ, फिर सीरिया में हो रहा था, फिर रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, चलता रहता है। लेकिन वो और ये जंग में एक फर्क मैं पहली बार देख रहा हूं कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये पिछले कुछ अभी तो 8-9 महीने हो गए ऑपरेशन सिंदूर को। जी। तो पहलगाम की घटना घटने के बाद 15-20 दिन में भारत ने पहली बार पाकिस्तान पर उसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान में घुसकर हमला किया था। लेकिन पहले दिन यानी 6 और 7 मई 2024 के 25 के रात को देर जो हमला किया गया वो मुनीर का या क्या है वो बहावलपुर वगैरह जो इलाके है जहां टेररिस्ट जो थे, तोयबा या जैश ए मोहम्मद उनके अड्डे थे, उनके ट्रेनिंग सेंटर थे, सिर्फ उस पर हमला किया गया और इतना पिन पॉइंटेड हमला किया गया कि आसपास के बस्ती के लोगों का नुकसान तक ना हो। बिल्कुल पिन पॉइंटेड हमला था। दूसरे किसी का नहीं, जो कौन अजहर मसूद है उसकी फैमिली मारी गई, लेकिन उसके कंपाउंड के आसपास जो इलाका रिहायशी इलाका है उसमें किसी भी घर का नुकसान नहीं हुआ। तो ये जो पिन पॉइंटेड हमला करना और जो दुश्मन है उसको ही उड़ाना, ये अलग तरीका ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुआ है। दूसरी बात ये थी कि फिर पाकिस्तान जवाब देने की बात कर रहा था, जबकि भारत ने साफ किया था भाई आपसे हमारा कोई झगड़ा नहीं, पाकिस्तान से हमारा झगड़ा नहीं। आप ही कहते हो कि ये नॉन स्टेट एक्टर है, यानी पाकिस्तान का इससे संबंध नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे भूमि में वो है, आप उनकी मदद कर रहे हो या उनको छुपा रहे हो तो उन पर आपको एक्शन करना चाहिए। आप अगर नहीं एक्शन कर रहे तो नुकसान हमारा हो रहा है, हमले हम पर हो रहे, भारत पर हो रहे, तो भारत उसका जवाब देगा और हम वहां तक घुसकर मारेंगे। लेकिन किसको मारेंगे? पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, आम जनता को नहीं। सिर्फ जो वॉर की मस्ती जिनमें चमकी है, जिहाद की मस्ती जिसमें है, बस उसको ठिकाने लगाएंगे। और ये करके दिखाया 6 और 7 मई को। तो पाकिस्तान जोर शोर से बोलने लगा था हम ये करेंगे, वो करेंगे, और पाकिस्तान ने तैयारियां शुरू कर दी थी भारत पर उल्टा हमला करने के लिए, जवाबी हमला करने के लिए। तो उसके पहले ही 9 और 10 मई के रात को हमने हमला कर दिया। उनके जो आर्मी के इंस्टॉलेशंस थे, उनके एयरफोर्स के जो हवाई अड्डे थे, तो उस पर हमने हमला कर दिया ब्रह्मोस से। उन्होंने भी ड्रोन वगैरह मिसाइल छोड़कर देखा, लेकिन उसका कुछ फायदा हुआ नहीं। हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरा उनको रोक दिया, हमारा कहीं भी नुकसान नहीं हुआ,
कहीं भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमारे एयर डिफेंसेस पक्के थे और हमने उनके एयर डिफेंसेस खत्म कर दिए, उनके हवाई अड्डे खत्म कर दे, क्योंकि उनके लड़ाकू विमान उड़े तक ना। तो ये एक अजब तरीका था। और अमेरिका का जो वॉर मशीन जिसको कहा जाता है, उसका हेडक्वार्टर है जिसको पेंटागन बोलते हैं। जी। पेंटागन में अमेरिका की पूरी युद्ध की जंग की रणनीति तैयार होती है। वहां 101 एक्सपर्ट है, दुनिया भर की जो जंग हुई है, हो रही है, उसका पूरा बारीकी से स्टडी करने वाला ये हेडक्वार्टर है। वहां के एक रिटायर्ड ऑफिसर है जो अभी युद्धाभ्यास का जो कॉलेज चलता है, वहां बड़े प्रोफेसर माने जाते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, फ्रेजर वगैरह ऐसा कुछ उनका नाम था। तो उनका उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक आर्टिकल आया था जो मैंने पढ़ा था। उन्होंने उसमें साफ साफ कहा था कि भविष्य की जो जंग होगी, लड़ाइयां होगी, युद्ध होगा, उसके लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, यह सबसे बड़ी मिसाल है। वरना ये होता है कि एक दूसरे पर हमले करते हैं, बमबारी होती है या तोपें चलाई जाती है, जो कुछ होता है उसमें बहुत सारे इनोसेंट निष्पाप नागरिक मारे जाते हैं। तो भारत ने एक अजीब तरीका दिखाया है कि जो मरना चाहते, मारना चाहते, बस उनमें लड़ाई हो, बाकी के लोगों में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। बाकी जो नागरिक होते हैं, पब्लिक होती है या पब्लिक की प्रॉपर्टी होती है, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। इसका एक बढ़िया, जिसको लेसन बोलते हैं, वो भारत ने पेश किया है, ऐसा उन्होंने कहा था, वो मैंने पढ़ा था। तो मुझे लगता है कि आज जो कुछ ईरान पर हमले हो रहे हैं या ईरान जो कुछ जवाब दे रहा है वो छोड़ दो, लेकिन ईरान पर जो हमले हो रहे हैं, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो हमला किया है, वो हम बारीकी से समझे तो देखो, खामेनी मारा गया। जैसे यहां मसूद अजहर बच गया था, लेकिन उसकी पूरी फैमिली मारी गई, उनकी छावनियां ध्वस्त हो गई थी। तो बिल्कुल आज जो कुछ खबरें आ रही है ईरान से, वो हम देखें तो आम लोगों में से, सामान्य जनता में से कोई मरा नहीं है। एकादुस होगा तो बात छोड़ दो, गलत जगह खड़ा होगा, पहुंचा होगा तो मारा जाएगा, लेकिन वरना जो हमला इजराइल ने या अमेरिका ने किया है वो गाइडेड है कि भाई हमको ये टारगेट है, बस उस टारगेट को नुकसान करना है। ये आज की भी बात नहीं है। मुझे लगता है 4-6 महीने पहले जब इजराइल ने भी ईरान पर एक हमला किया था, उस वक्त भी अमेरिका ने बमबारी की थी, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर परमाणु रिसर्च चल रहा है, वहां हमले किए थे अमेरिका ने। और उसी वक्त इजराइल ने भी गाइडेड मिसाइल छोड़कर एक हमला किया था। वो हमला रिहायशी इलाके में था। ये जो ईरान के बड़े बड़े कमांडर है, वो एक फ्लैट में थे, 16 या 18 लोग थे, और बस वो मिसाइल उसी फ्लैट में जाकर फटा और वो सब मारे गए। तो कहने का मतलब ये युद्ध का एक नया तरीका आया है, और जिसका सबक भारत ने पेश किया है, जिसको ऑपरेशन सिंदूर कहा जाता है। तो जो कुछ 2 दिन में खबरें देख रहा हूं ईरान की, तो उसमें मुझे एक साफ दिखाई दे रहा है कि IRGC यानी ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स करके एक अलग आर्मी है ईरान की, जो रेगुलर आर्मी से अलग है और जो इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक थॉट के लिए लड़ती है, जो ईरान की रेगुलर आर्मी से अलग है, और जिसके डायरेक्टली टॉप कमांडर खुद खामेनी थे। तो इसलिए इसको अगर हम देखें तो ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर भी हमले नहीं हुए। जो इंस्टॉलेशन IRGC के हैं उस पर हमले हुए, उनके अधिकारियों पर हमले हुए, उनका सुप्रीम कमांडर जो था अली खामेनी, उस पर हमला हुआ, वो मारा गया। और इसलिए मैं मानता हूं कि इजराइल और अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया है वो डिट्टो हमारे ऑपरेशन सिंदूर की कॉपी है। आपने सही कहा, और आपने इसी आशय का एक वीडियो अपने मराठी चैनल प्रतिपक्ष पर भी आपने किया है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि
ग्लोबल इम्पैक्ट अब इस युद्ध का क्या होगा? वो तो पूरा वो मिडिल ईस्ट में सीमित है, लेकिन मिडिल ईस्ट में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। बहुत सारे कमर्शियल और इसके जो रूट है वो मिडिल ईस्ट से निकलते हैं। यूरोप के लिए जाने वाले या यूरोप से आने वाले एशिया की तरफ या फार ईस्ट के तरफ आने वाले जो रूट है वो सब मिडिल ईस्ट से निकलते हैं। फिर वो सुएज कैनाल से निकलता होगा या अफ्रीका एशिया के बीच से निकलता होगा, वो ईरानी गल्फ जो है तो वहां से निकलते हैं रास्ते या समुद्र के रास्ते। तो इसलिए उसमें दुनिया के वेस्टेड इंटरेस्ट तो है, क्योंकि इसका परिणाम आने जाने वाले माल पर होता है, जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट होता है उस पर होता है। तो दुनिया को इसकी दखल लेनी ही पड़ती है। जब पहली अरब इजराइल वॉर हुआ था 68 वगैरह 67 68 ऐसा कुछ, उस वक्त सुएज कैनाल को कॉर्नर किया गया था और उससे बहुत दुनिया में बड़ी हलचल मची थी। तो ये तो होता है, वहीं से होता है, तो इसका भी परिणाम होगा। लेकिन एक बात और है कि सऊदी हो, बहरीन हो, दुबई हो या ओमान हो, जो जिसको ऑयल भंडार बोला जाता है, उस देश के साथ ईरान ने अब जंग छेड़ दी है। ये एक तरीके से इजराइल और ईरान के बीच में नहीं रहा, ये शिया और सुन्नी हो गया। क्योंकि खामेनी मारा जाने के बाद दुनिया भर फैले हुए जो शिया पंथी है वो गुस्से में आ गए। हमने देखा कि यहाँ भारत में भी लखनऊ वगैरह कश्मीर में जहां शिया बहुसंख्य है, अच्छी तादाद में है, वहां भी दंगे फसाद शुरू हो गए, सुन्नियों के खिलाफ हमले किए गए। कराची में बड़ी संख्या में शिया लोग हैं, तो उन्होंने कराची में जो अमेरिका की कॉन्सुलेट है उस पर हमला कर दिया, आगजनी हो गई है, वहां हमले हो रहे हैं। तो और जगह भी हो गए, क्योंकि एक साथ ये अरब इजराइल मुस्लिम वॉर है और दूसरी तरफ ये शिया सुन्नी भी वॉर हो गया। वैसे तो ये नई बात नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत सालों से 5, 6, 8 सालों से जो येमेन में वॉर चल रहा था, हौथी टेररिस्ट और सऊदी अरेबिया या गल्फ फ्रंट के बीच में। अब गल्फ फ्रंट का मतलब ही दुबई, बहरीन, अबू धाबी, सऊदी वगैरह लोग थे, उसमें ओमान नहीं था। ओमान नहीं था, लेकिन बाकी गल्फ कंट्रीज है, उनकी जो गल्फ फ्रंट बनी थी, उनका येमेन में जो हौथियों के साथ लड़ाई चल रही थी, वो हौथी एक्चुअली ईरान के प्रॉक्सी थे। हौथी टेररिस्ट जो है वो ईरान के प्रॉक्सी थे, और इसलिए वो जो लड़ाई चल रही थी वो एक्चुअली शिया सुन्नी ही लड़ाई थी। तो ऐसे लड़ाई में एक तरीके से शिया सुन्नी लड़ाई है और एक तरीके से मुस्लिम इजराइल लड़ाई, तो ये मिक्सचर हो गया। लेकिन इससे अगर इसी से रास्ता निकालकर दुनिया के कमर्शियल ट्रांसपोर्ट को निकलना है तो दुनिया को उसकी दखल लेनी पड़ती है, उससे छुटकारा किसी को नहीं है। आपने भाऊ बहुत बड़ी बात की है। और देखिए, पाकिस्तान में जबरदस्त मातम छाया हुआ है। आपने जिक्र किया कि हमारे यहाँ बहुत सारे लखनऊ, कश्मीर वगैरह में प्रदर्शन चल रहे हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, वैसे पहलगाम के बाद ईरान ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है। इसका कारण भी है कि जो पहलगाम में जो घटना हुई थी उसमें सुन्नी लोग थे, तो ईरान इनके साथ नहीं रहता। इवन कश्मीर के मामले में भी ईरान न्यूट्रल हो जाता है। ईरान न्यूट्रल हो जाता है क्योंकि कश्मीर में बड़ी संख्या में शियाईत है और वो कब्जा करने में भी सुन्नी और शिया का झगड़ा चलता है। कश्मीर में जो दबे कुचले मुस्लिम हैं वो सब शिया पंथी है और उन पर टेररिज्म का ये लगाकर उनकी जिंदगी खराब करने वाले सुन्नी टेररिस्ट है। तो इसलिए ईरान ने पहलगाम के बाद पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था, ईरान न्यूट्रल रहा था। और इसके बाद भी जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया उसमें भी ईरान न्यूट्रल रहा है, ईरान ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया।
हाँ, उनका साथ जो देने वाले थे वो तुर्की थे और अजरबैजान के थे जो सुन्नी है। ये बात हमको बड़ी बारीकी से समझना जरूरी है। इस्लामिक कंट्री बोला जाता है लेकिन इस्लामिक कंट्री में ये बड़ा भेद है। तो इसलिए आज भी हम देखें तो जितने ईरान ने रिटेलिएट किया है तो इसमें तुर्कस्तान और अजरबैजान को हाथ नहीं लगाया। तो इसमें एक बात समझना जरूरी है कि अजरबैजान और तुर्कस्तान ये ईरान से सटे हुए हैं और ईरान अगर टूट जाता है, ईरान के टुकड़े हो जाते हैं, तो उसमें से कुछ टुकड़े उठाने के लिए अजरबैजान और तुर्की की भी नजर लगी हुई है। पाकिस्तान भी उसको इसी तरफ से देख रहा है कि बलूचिस्तान से छटा हुआ इलाका है वो पाकिस्तान भी ग्रैब करना चाहता है। वैसे ही ईरान पाकिस्तान का बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा ग्रैब करना चाहता है। तो ये अंदरूनी छोटे छोटे मामले हैं जिसकी चर्चा हम लोग ज्यादा नहीं करते, हम ऊपरी ऊपरी बातें देखते और अपना ज्ञान दे देते। तो वैसी बात नहीं होती। हर जगह अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं, लोकल लेवल पर होते हैं, रीजनल होते हैं, इंटरनेशनल प्रॉब्लम होते हैं, वो सब मिलकर एक बड़ा जंग खड़ा हो जाता है। तो इसको किसी का भी एक कारण पकड़ कर नहीं जा सकते। तो हर प्रॉब्लम में बहुत बारीकी देखनी पड़ती है, तब जाके आप उसका सही इलाज निकाल सकते हो, बीमारी समझ सकते हो। और जब तक आप सही तरीके से बीमारी या समस्या नहीं समझोगे तो वो आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, उसका डायग्नोसिस नहीं कर सकते, ना कि उस पर की दवा तय कर सकते हो। तो हमारे यहाँ जो विमर्श चलता है या एनालिसिस चलता है ये ऊपरी ऊपरी होता है। देखो अभी हो गया, फट गया, ये हो गया, बस बड़ा बड़ा इधर धमाका उधर झटका, ये जो भाषा चलती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि उसमें क्या होता है, तड़का लगाया जाता है, लेकिन माल तड़के में माल डालना पड़ता है ना। अगर दाल नहीं डालोगे तो तड़का तो जल जाएगा, उससे कुछ निकलेगा नहीं, ना खाने लायक बचेगा ना दाल मिलेगी। तो तड़का लगाने से पहले देखना पड़ता है कि भाई इसमें दाल डालनी है या सब्जी डालनी है, क्या सब्जी काटी हुई है, वो कुछ पता नहीं, तड़का लगाते जाओ। इस ढंग से जो खबरें होती है या एनालिसिस होता है उससे कुछ निकलता नहीं। और इसलिए 2 दिन से मैं देख रहा हूं ये जो खबरें आ रही है अमेरिका और इजराइल के हमले की, उसमें से किसी को सिंदूर तक दिखाई नहीं दिया कि जो कुछ हुआ है उसमें ईरान में किस चीज का नुकसान हुआ है, कौन लोग मारे गए, आम जनता कितनी मारी गई है, क्या भाई 150-200 लोग मरे हैं, सब हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। ये पहली बात अजूबा है। हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में वगैरह हो रहा है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बमबारी की तो उसमें वो कहते कि 150 लोग 150 ग्रामीण लोग मारे गए। ऐसा तो ईरान में नहीं हुआ। तो मतलब ये जो हमले हुए हैं, ये जो जंग छिड़ी गई है वो अलग है। तो वो अलग कहाँ है, किस कारण से, किस ढंग से है, तो इसकी तुलना फिर ऑपरेशन सिंदूर से हो जाती है। लेकिन ये तक देखा नहीं हुआ बम गिराओ, लोग मरे, इसमें इंटरेस्ट है। लेकिन कौन मरे? खामेनी मारा गया, छोटी बात नहीं है। जो खामेनी हर दिन उठकर ट्रम्प को हो या दुनिया को चैलेंज कर रहा है, किसी को भी धमकियां दे रहा है, अरबों को धमकियां दे रहा है, सऊदी को धमकियां दे रहा है, वो फटाक से मारा गया। इसका मतलब ये है कि ईरान में फैला हुआ इजराइल और अमेरिकन जो खुफिया एजेंट है उनका बड़ा जाल होगा। उनको मालूम है ये कहाँ मूवमेंट हो रही है, कौन कहां से कहा जा रहा है, कहां जाकर छुप रहा है। तो पिन पॉइंटेड जब एक्शन होती है उसका मतलब पूरे ईरान में एक खुफिया एजेंसियों का जाल पहले फैलाया गया है। और एक तरीके से हमने दूसरी एक बात है कि पिछले 8-10 सालों से ये जो मुस्लिम सत्ता है, आयतुल्ला की सत्ता है, उससे वहां की जनता तंग आ चुकी है। 4 साल पहले 3 साल पहले की बात है, मैंने एक खबर पढ़ी थी, जो ईरान का सबसे बड़ा इमाम काउंसिल या मौलाना काउंसिल है, उसकी मीटिंग में एक मौलाना ने एक रिपोर्ट पेश की थी। अकेले ईरान में 50,000 से ज्यादा मस्जिदें बंद पड़ चुकी है, ताला ठोका गया। क्यों?
लोग नमाज करने को आते ही नहीं, नमाज करने को लोग नहीं आ रहे, इसलिए मस्जिदें बंद हो गई। दूसरी बात आपको याद होगा, एक दो साल पहले की बात है, एक बच्ची थी, लड़की थी, वो यूनिवर्सिटी में वो हिजाब से या जी जी। शरीर ढकने से तंग आकर वो पूरी नंगी हो गई थी यूनिवर्सिटी में, और नंगी घूम रही थी, उसको पकड़ा गया था। उसके पहले एक लड़की कुछ हिजाब नहीं पहनी, इसलिए वहां की जो रिलीजियस पुलिस है उसने पकड़ा था, उसको जेल में डाला था, वो मर गई। तो लोगों ने हिजाब रास्ते पर आकर जलाने का आंदोलन चलाया था। ये सब मामले होते, ये सब मामले होते। तो अमेरिका की या इजराइल की स्ट्रैटेजी दुधारी है। एक जगह ये हमला कर रहे हैं, लेकिन आम जनता को वहां की रिलीजियस लीडरशिप से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप खड़े हो जाओ, जो जिसको भगाकर ये रिलीजियस डिक्टेटरशिप आ गई, उसका बेटा जो शहनशाह का बेटा है वो अमेरिका में है, वो वहां बैठकर लेक्चर देता है ईरानी भाषा में, पर्शियन भाषा में, और इनको बोल रहा है कि आप बगावत कर दो इस रिलीजियस लीडरशिप के खिलाफ। तो ये मल्टी प्रोंग वॉर चल रही है। तो इसका एक सीधा साधा जवाब नहीं मिलेगा। ढूंढोगे तो वो गलत साबित होगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए ये पहली बात यह है कि हम लोगों को, यानी हमारा मीडिया जो है, उसको जल्दी से जल्दी खबर देनी है। खबर हो ना हो, लेकिन खबर तो देनी है। तो इसलिए जब बम गिरे ना गिरे, हम बम गिरा देते। तो इससे क्या होता है, लोगों को खबर क्या है, असलियत क्या है, उसका पता नहीं चलता, ना उसकी मीमांसा तक होती है। और बाद में बोलते अरे ये क्या हो गया। अब अजीत दादा का हवाई जहाज, उसमें घातपात है या अपघात है, इसका मामला चल रहा था। अभी रिपोर्ट आ गई 1 महीने के बाद, वो बोलते हो तो सिंपली एक्सीडेंट है, उसकी गलती है, क्या बोलते, पायलट की गलती थी। दूसरी बात है, वो हवाई जहाज बोइंग जैसा बड़ा हवाई जहाज उतारने के लिए सेफ नहीं थी। लेकिन 1 महीने से हमारे यहाँ घातपात की थ्योरी चल रही है, अजीत दादा का भतीजा उस पर जोर जोर से बोल रहा है, तो ये खबरें चलती है। ऐसे ऐसे लोग बोलते मरने दो, और 4 मरे साले, हमको कोई लेना देना नहीं। तो लोग ऐसे खबरों से तंग आ जाते। इसलिए पहली बात, खबर समझ लो। पहली बात क्या होती है, खबर समझ लो, उसके बाद उसका एनालिसिस करो। तो ये जो मैं 1 दिन से खबर देख रहा हूं, मुझे अजीब लगा कि किसी को इसमें ऑपरेशन सिंदूर क्यों नहीं समझ आ रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि खबर क्या है, बमबारी की है, बम पड़े, लोग मरे, बस खुश हो गए, खबर आ गई। लेकिन कैसे हुआ है, पिन पॉइंटेड क्यों हुआ है, इसके पहले पिन पॉइंटेड हमले कहां कहां हुए, इसका भी, जिसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आपको खबर पता चलती है। तो इसलिए हवा में सब बातें चलाई जाती है। और देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर की जो स्ट्रेटेजी थी, जितना माइन्यूटली उसको अटैक किया गया था, एकदम पिन पॉइंटेड, जैसे आपने बताया। एंड अब हम बात करते हैं जो सीन चल रहा है। आपको भाव नहीं लगता कि बात इतनी ज्यादा बढ़ गई है तीनों देशों के बीच, कि अब ये बाहर आ रही है, इसमें किसी को इंटरवीन करना चाहिए? कौन इंटरवीन करेगा? ये इंटरवीन करने के लिए ही यूनो बनी थी। आज 2 दिन से ये सब चल रहा है और यूनो का नाम तक कहीं नहीं आया। तो इंटरवीन कौन करेगा? एक स्कूल में टीचर हाजिरी नहीं है, ना प्रिंसिपल हाजिर है, बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे, और आप पूछ रहे किसी को इंटरवेन करना चाहिए, तो कौन करेगा? अगर शिक्षक, टीचर और प्रिंसिपल ही स्कूल छोड़कर भाग गए या अपने अपने घर में बैठे, तो बच्चों में अगर स्कूल में लड़ाई हो रही है तो उसमें इंटरवेन कौन करेगा? यूनो निकम्मी हो चुकी है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूनो बनी थी वो युद्ध रोकने के लिए, जंग रोकने के लिए बनी थी। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में जितने लोग युद्ध के कारण नहीं मरे, उससे 4 गुना लोग ये वॉर रोकने के लिए यूनो बनने के बाद मरे, इनोसेंट मरे। कहीं भी
लड़ने वाले लोग छोड़कर दूसरे मरने नहीं चाहिए, ये रूल बनाए गए, लेकिन रोज लोग मर रहे, टेररिज्म से मर रहे, वार से मर रहे, और यूनो क्या कर रही, यूनो कुछ नहीं कर रही है। तो इंटरवेन कौन करेगा? यह अराजक है। हाँ, इसमें हर देश को, जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि एक हफ्ते नहीं 4-5 दिन पहले वहां से मोदी इजराइल को जाकर लौटे हैं और उसके बाद ये हुआ है। तो कुछ तो खेल हुआ है जिसकी डिटेल हमारे पास नहीं है, लेकिन इस पर भी बोलने वाले आपको बहुत मिलेंगे। करो इंटरव्यू, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, बोलने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन अगर उसकी डिटेल आपके पास नहीं है और जो खबरें आ रही है उसमें उसकी सच्ची जानकारी, सही जानकारी नहीं आ रही है, तो उस पर बोलना गलत होता है। इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। मैंने फिर एक रेफरेंस दिया कि ये जो कुछ हमले हुए उसके 1-2 दिन पहले वहां से मोदी 1 दिन का दौरा कर लौटे, लेकिन वहां क्या खिचड़ी पकी है मुझे पता नहीं, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। तो इंटरवेन करने का मतलब यह होता है कि आज अगर इंटरवेन करने वाला कोई नहीं है तो हमको हमारे बच्चे बचाने हैं, तो हम आज स्कूल में बच्चे नहीं भेजेंगे। सीधी बात है। जिस स्कूल में कोई टीचर नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, और बच्चे आपस में खेलते खेलते झगड़ा करेंगे, एक दूसरे का सर फोड़ देंगे, तो ऐसी जगह अपना बच्चा नहीं भेजना। तो मोदी जी या भारत सरकार अपना नुकसान कहीं ना हो इसके प्रयास में है, तो बस उसको ही मैं इंटरवेंशन मानता हूं कि भाई हमारा कुछ नुकसान ना हो, हमारी कोई जीवित हानि ना हो। बस ये हर जिम्मेदार देश का नेता अगर करेगा तो बस उतना भी काफी है, क्योंकि यूनो तो निकम्मी हुई है, इसमें कोई इंटरवेन नहीं करेगा। आपने बहुत सही कहा, क्योंकि इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो राजनाथ सिंह जी सीसीएस की बैठक ले रहे हैं। दूसरी ओर जैसा कि आपने कहा कि इसके अंदर किसी को नाक नहीं घुसानी चाहिए, लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि मोदी जी को आकर के बताना चाहिए था कि वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनको रिपोर्ट देनी चाहिए थी। ऐसे लोग अब सिर उठा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को सुनता तक नहीं। तो मेरा, अब देखो, इसलिए तो ऑपरेशन सिंदूर में समझ पाया। मैं उनसे दूर रहता हूं, अनाड़ी रहना पसंद करता हूं। भाऊ, आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।